बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो खैर आफियत से होंगे और आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। अब ज़रा थोड़ा सा हम काम की तरफ भी आते हैं और इंशाल्लाह अब हमने अगस्त तक जो है फिजिक्स का सिलेबस इंशाल्लाह अगस्त के अंदर अंदर यानी कि सितंबर स्टार्ट होने से पहले मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। उसमें हमारा यूनिट नंबर जो है वो 7 चल रहा है, जो ने तकरीबन YDSC लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूनिट 8 है, फिर फर्स्ट से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरी कोशिश है इंशाल्लाह फिजिक्स के लेक्चर आपको डेली जो है वो मिला करेंगे, डेली फिजिक्स के लेक्चर अपलोड होंगे। इसमें आज जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एज टेस्ट प्रिपरेशंस, इसमें हमारे पास आज फिजिक्स की टेस्ट डिस्कशन है जो MD CAT का यूनिट 5 हमने डिस्कस किया था उसकी। इसमें पहला MCQ हमारे पास था, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट्स वेलोसिटी। हमने बताना है डिस्प्लेसमेंट, बताना है क्या होगा व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, जब वेलोसिटी जो है मैक्सिमम का हाफ हो, v इज इक्वल टू v0/2। और इन अदर सिंपल वर्ड्स हमने इस MCQs में ये बताना है कि बॉडी की मीन से एक्सट्रीम किस पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो हाफ होती है। तो देखें, इसके लिए हमारे पास जो वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू x0 ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पता है कि हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू x0 ओमेगा, इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ v इज इक्वल टू v0, तो ये भी बिल्कुल इक्वेशन ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर के। अब जो हमें गिवन कंडीशन दी गई है वो ये वाली दी गई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, हाफ की मैक्सिमम। सो बाय पुटिंग दिस v0/2 इज इक्वल टू v0 एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर। v0 से v0 क्या जाएगा, कैंसिल, बोथ साइड स्क्वायर कर लें तो आपके पास स्क्वायर करने के बाद आएगा 1/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर। इसको माइनस वाली वैल्यू आप इधर लें, एक्स स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो इसका स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर x0 स्क्वायर। दोबारा आप इसका जो स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट से आपके पास आंसर जो इसका आएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू x0 अंडर रूट 3/2। और एम्पलीट्यूड x0 क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड। तो इसको अगर हम अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड शो किया तो यहाँ से x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2a। तो ये हमारे पास वो पोजीशन होगी जिस पोजीशन पे वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का हाफ होगी। सो दिस रिप्रेजेंट्स डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारी मैंने आपको कंप्लीट जो है वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना के इसलिए दी है ताकि अगर किसी, हालांकि हमने जो है वो लेक्चर के अंदर एनर्जी कहाँ पे हाफ होगी, वेलोसिटी कहाँ पे हाफ होगी, सारी चीज़ें हमने लेक्चर में डिस्कस की हुई है। तो आप ये सारी कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को दे दी है, ये आप वैसे मेमोराइज रखेंगे कि अंडर रूट 3/2 पे जो है वो वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ होती है। नेक्स्ट MCQ देखें आप, MCQ नंबर 2। सेकेंड MCQ देखिए, इसमें इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन पेंडुलम मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम एंड देन कम बैक इट्स मीन पोजीशन, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंडुलम। हमारे पास एक पेंडुलम है, उन्होंने कहा कि वो पेंडुलम जो है अपनी मीन से या एक्सट्रीम तक, लेट मी से दिस पेंडुलम, इसमें कहा फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, यहाँ आया दिस, फिर उन्होंने कहा कम देन कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ आ गया। देन टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है आपने, आपको पता है कि एक मीन से एक्सट्रीम, एक एम्पलीट्यूड, फिर सेकंड। तो ये यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ पे वो इन दोनों को सम कर लें, दैट इज ऑफ 2x0 विच इज ऑफ चार्ली ऑप्शन। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर यहाँ पर होता डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है तो स्टूडेंट आंसर होता है उसका 0, उस केस में आंसर 0 आता। तो ये आपने MCQs रीड करते हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। MCQs नंबर 3 देखें आप, इन माइक्रोवेव ओवन जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी वेव 2450 मेगाहर्ट्ज विद स्पीड
हमारे पास माइक्रोवेव्स की जो स्पीड होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप लोग, द मैक्सिमम वेलोसिटी एमसीक्यू नंबर 4, द मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट और द मास अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्प्रिंग इज। मैक्सिमम वेलोसिटी की आपने वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एक्स नॉट ओमेगा, और अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करें, ओमेगा आपको पता है √k/m फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, तो इट विल बिकम v नॉट एक्स नॉट √k/m। तो स्टूडेंट इसमें अब कौन सा ऑप्शन ठीक बन रहा है? आपके पास चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 5 देखें, द वर्क डन बाय सिंपल पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सिंपल पेंडुलम से वन कंप्लीट ऑसिलेशन में वर्क डन कितना होगा? तो हमारे पास देखें, हमारे पास सिंपल पेंडुलम में एक ऑसिलेशन में कंप्लीट है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ फिर यहाँ, जब ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा एक ऑसिलेशन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कवर जो है वो कितना है यहाँ पे 0। तो वर्क डन में कितना होगा 0 बाय इक्वेशन W = F.D। तो डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क इज 0। एमसीक्यूज नंबर 6 देखें, A heavily damped system has a fairly flat resonance curve। एक हमारे पास जो है वो सिस्टम है, उसकी fairly flat resonance curve है। ये fairly flat resonance curve सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे किया गया। अगर यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट पे जो डैम्पिंग और रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वाला ग्राफ जो है अगर आप देखेंगे तो इन्होंने हमसे ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। तो हमारे पास जो ये ग्राफ था, जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का ग्राफ था, ये ग्राफ हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के दरमियान था। बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं कि ग्राफ किसके बारे में था। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7 देखें, शॉक ऑब्जॉर्बर ऑफ अ कार इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ। शॉक ऑब्जॉर्बर डैम्प्ड ऑसिलेशन वाले टॉपिक में आपके पास एग्जांपल है, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 8 देखें, which one is correct graph between acceleration and displacement for simple harmonic motion। आपको पता है acceleration और displacement में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? ऑपोजिट। अब हमारे पास अगर हम अल्फा ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे ये पहले ग्राफ ही बता रहा है कि जब x जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो a भी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ हमारे पास दोनों की डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। जब x इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलेरेशन भी इंक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी? ऑपोजिट। सो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट करेक्ट। वैसे भी सिंपल आप लोगों को बीटा बताया हुआ है कि बीटा जो है वो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ सारे बना के दिखाए हैं। ये वाला ग्राफ भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिलेशन कंप्लीट नहीं होता इस इक्वेशन से रिलेटेड। दैट्स व्हाई बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, if two spring constant 2 Newton per meter and 4 Newton per meter are connected in series। हमने एक जो 2 न्यूटन का स्प्रिंग, 2 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट और एक 4 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट हमने ऐड किया इन सीरीज, 4 न्यूटन पर मीटर कनेक्टेड इन सीरीज। देन कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग में आपको पता है कि डिवाइड होगा 2 + 1/4। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3/4। तो आप इसको के की वैल्यू इफेक्टिव क्या आ जाएगी? 4/3 न्यूटन पर मीटर, विच इज ऑफ चार्ली। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डबल ऑन डबलिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर हम एम्पलीट्यूड डबल कर देते हैं x0 डैश इज इक्वल टू 2x0, तो कौन सी क्वांटिटी डबल हो जाएगी? टोटल एनर्जी का जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो इसमें आपको पता है कि अगर 2 टाइम होता है ये 4 टाइम बढ़ जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी में भी नहीं हो सकता, पोटेंशियल एनर्जी में भी नहीं हो सकता। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तभी हम देखेंगे तो वहां पे भी स्क्वायर के साथ ही रिलेशन आता है। वेलोसिटी मैक्सिमम v0 इज इक्वल टू x0 ओमेगा। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो v0 का x0 के साथ का रिलेशन है डायरेक्ट। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 टाइम होगा तो जाहिर बात है वेलोसिटी में कितने टाइम हो जाएगी? 2 टाइम्स। सो
चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 11 देखें। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ है एम्पलीट्यूड का, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज काइनेटिक। तो कह रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर अगर ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसके इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की कितनी फ्रैक्शन में होगी टोटल एनर्जी की। तो ये सारी मैंने आपको लेक्चर में बताई हुई थी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 75% होती है। 75% इज इक्वल टू 3/4 एंड हियर पोटेंशियल एनर्जी इज 25% विच इज इक्वल टू 1/4। तो काइनेटिक एनर्जी का उन्होंने हमसे पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 3/4 75%, 3/4 इज अल्फा ऑप्शन। अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन हियर। एमसीक्यू नंबर 12 देखिए। When kinetic energy and potential energy in simple harmonic motion become equal, the displacement is, किस पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है। तो आपको पता है ये x0/2 है, 0.5 x0 है, तो इससे थोड़ा सा आगे 0.7 x0 पे और x0/√2 पे हमारे पास दोनों एनर्जीज इक्वल होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। x0/√2 मैं वैसे भी मैट्रिक की एक आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो दिया गया है मैट्रिक की बुक में, 10th की बुक में। नेक्स्ट सेकंड 13 MCQs। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हाउ मेनी टाइम्स डज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल ड्यूरिंग वन पीरियड। ड्यूरिंग वन पीरियड मीन वन ऑसिलेशन, मीन वन ऑसिलेशन। अब देखिए वन ऑसिलेशन में यहां सिंपल पेंडुलम था, ये यहां से यहां गया, एक बार तो यहां पे होगी जब यहां से यहां पे गया 0.7 x0 पे, एक टाइम हो गया जब ये इधर से इधर गया। दूसरी बार ये आएगा तब भी यहां पे होगा, थर्ड टाइम फिर यहां पे होगा 0.7 x0, फिर इधर आएगा तो फिर यहां पे कहीं 0.7 x0 पे होगा। तो ये 4 टाइम इन वन ऑसिलेशन। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। ग्राफ से पता कर देखिए, जो हमारे पास बुक में ग्राफ बना हुआ है, मैंने आपको ग्राफ वो बना के भी दिखाया था लेक्चर में, और ये बात मैंने बताई भी थी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जब उसके इनवर्स होता है बिल्कुल लाइक दिस। तो इसमें कितने पॉइंट्स पे 1 2 3 और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा 4। तो ग्राफ से भी हम देख सकते हैं। तो 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक ऑसिलेशन में इक्वल होगी। 14 MCQs। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x0/2 द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि x0/2 पे काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रैक्शन होगी दैट इज 3/4 75%, और जो पोटेंशियल एनर्जी की होगी वो होगी 25%, दैट इज 1/4। पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड कर दें काइनेटिक एनर्जी से इसको 3/4, तो यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसर, तो यहाँ इन दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी 1:3। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट देखें 15 MCQs। A simple pendulum is present in a lift which is accelerated downward by g। एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू g, और ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक्सेलरेट डाउनवर्ड, तो टाइम पीरियड आपको पता है उसके लिए फार्मूला हमारे पास L/g - a। अब यहाँ a itself इक्वल टू g है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, जब हम इसको पुट करेंगे g - g दैट विल बी इक्वल टू 0, और जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए t इज इक्वल टू 2π√L/∞। जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हमारे पास 0 आ जाए तो पूरी की पूरी वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल होती है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज डेल्टा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज। एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है।
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजिशन। पहले तो इसका टाइम पे टोटल निकालें, टाइम 1/f दैट इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। उन्होंने हमसे पूछा है कि मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लेगा। लेट मी से दिस, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको पता है कि इसके 1/4 ऑफ टोटल टाइम पीरियड टाइम लगेगा, t इज इक्वल t/4। अगर आप 0.4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.12 सेकेंड। यहाँ पे हर्ट्ज लिखा हुआ है, सेकेंड आएगा यहाँ पे, इसको भी ठीक कर लें क्योंकि हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ सेकेंड आएगा, 0.12 सेकेंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 17। व्हेन स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग था हमारे पास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ सेम लेंथ। हमने इसको 2 हिस्सों में काटा और वो 2 हिस्से जो बनाए उनकी लेंथ इक्वल है, यानी कि हमने इसको सेंटर में से काटा है। यानी कि अगर इसकी लेंथ l थी तो इनकी लेंथ कितनी होगी, हाफ होगी। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का न्यू स्प्रिंग देन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज। अब बताएं इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज जो है, यहाँ पे देन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्प्रिंग आना चाहिए था, ईच पार्ट ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के हर हिस्से की जो 2 हिस्से हैं उनमें से एक हिस्से की वैल्यू क्या है, तो जारी बात है लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इसकी हाफ हो गई है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2k। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑफ अल्फा। नेक्स्ट अगेन k स्प्रिंग कांस्टेंट, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम एज दैट ऑफ। स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट क्या होते हैं, F4x विच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेंशन के इक्वल होते हैं फोर्स दैट इज इक्वल टू न्यूटन, एनर्जी के होते हैं जूल विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। फिर सरफेस टेंशन, उसके हमारे पास सरफेस टेंशन के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्स पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट 19, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। फ्रीक्वेंसी बतानी मैंने अभी आपको ग्राफ बना के दिया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, उसमें क्लियर मैंने आपको दिखाया था कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये 2 बार कंप्लीट हुई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी 2 है 2f, और काइनेटिक एनर्जी भी इस तरह से 2 टाइम्स है वो, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 2f। तो 2f इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 20, द रिलेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इन अ सिंपल पेंडुलम इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। देखिए हमारे पास उन्होंने कहा है, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, अगर इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल बनता है, हॉरिजॉन्टल मीन कि जो ऊपर से बनेगा थीटा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि ये वाला जो केस जो सिंपल आपकी बुक में है कि अगर एंगल वर्टिकल के साथ बना, यहाँ पे आप कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा, लेकिन हमें क्या बोला गया विद हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज द केस, हियर रिस्टोरिंग फोर्स विल बी mg cos थीटा। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, not mg sin theta. 21, a system can vibrate only if it has conditions of oscillatory or vibratory motion। inertia होना चाहिए, restoring force होनी चाहिए, plasticity तो नहीं होनी, plasticity का तो मेंशन नहीं है, both A and B आना चाहिए यहाँ पे, both A and B, delta is correct option। next देखिए यहाँ पे, if spring has a spring constant K and time period T, देन टाइम टू द फॉलोइंग सिस्टम। फॉलोइंग सिस्टम में आपके पास डायग्राम बनी हुई है, एक स्प्रिंग यू है, फिर 2 स्प्रिंग यू लगे हुए हैं, ये है सिस्टम।
टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू स्प्रिंग मास सिस्टम का अंडर रूट एम ओवर के इफेक्टिव। अब हमें इसे के इफेक्टिव निकालना पड़ेगा हमें इस केस में। अब यहाँ पे के इफेक्टिव निकालेंगे, ये एज इट इज, ये दोनों पैरेलल में है, तो ऊपर वाला के ही रहेगा, नीचे वाला जब इनको ऐड करेंगे ये बन जाएगा 2k, तो पैरेलल में ये ऐड होते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब इनकी इफेक्टिव जो होगी, इस सिस्टम की इफेक्टिव के इफेक्टिव क्या होगी, दोनों सीरीज में 1 ओवर के इफेक्टिव 1 ओवर 2k प्लस 1 ओवर के, एलसीएम लेंगे आपके पास 3 ओवर 2k, यहाँ पे 2/3k इसकी इफेक्टिव वैल्यू आएगी। तो जब आप यहाँ पे 2/3k पुट करेंगे तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3/2 और ये एज इट इज m ओवर k। अब यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, हम इसको जो है यहाँ पे अगर फॉर्मूला में देखें तो ये सारा हमारे पास क्या बन गया, टाइम पीरियड 2 ये सारा हमारे पास कौन सा बन गया, ये वाला टाइम पीरियड। अंडर रूट 3/2 टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, जो इस फॉर्म में लिखा हुआ बीटा की फॉर्म में, अंडर रूट 3/2 बाय अंडर रूट 2t। सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। 23rd देखें, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन as an acceleration of 64 centimeter per second square, 64 centimeter per second square, when its displacement is 4 centimeter, x is equal to 4 centimeter, its period in second, बताएं उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब देखें हमारे पास एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है, a is equal to ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2π/t होती है, तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे 4π² ओवर t स्क्वायर आंसर आता है। यहाँ पे x एज इट इज देगा, यहाँ t स्क्वायर की वैल्यू निकालें, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² x ओवर a। यहाँ अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 4π की जगह क्या आएगा 2π अंडर रूट x ओवर a, और x कितना है आपके पास, अब x यहाँ पे है 4 ओवर 64, 1 ओवर 16 अंडर रूट 1 ओवर 16 1/4, तो 2π/4 विच इज इक्वल टू π/2। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए 24, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ जो है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रहा होता है, जैसे कि लाइक इन केस ऑफ अगर आप सिंपल पेंडुलम डिस्कस करें या आप स्प्रिंग मास सिस्टम डिस्कस करें, सिंपल पेंडुलम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपको एक बॉल अपवर्ड थ्रो करते हैं, आपको उसका आइडिया है, जब हम बॉल अपवर्ड थ्रो करते हैं ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब यहाँ हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है, जब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और यहाँ पे आगे फिर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0, और यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम। फिर इसने रिवर्स आना है, जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, और वेलोसिटी ने इंक्रीज होना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनता है बिटवीन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर आप सारा ग्राफ बनाएंगे, दैट इज इन फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मेन वही रीजन है, x यहाँ पे 0 था, यहाँ सॉरी यहाँ मैक्सिमम है तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 0, यहाँ पे x कितना था 0, वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम, तो ये सारा ग्राफ इस तरह बनेगा। नेक्स्ट 25, a simple pendulum is oscillating in a lift. If the lift starts moving upward with a uniform acceleration, then time period will t is equal to 2π अंडर रूट L ओवर G प्लस A। ये वाला फैक्टर इंक्रीज होगा तो सही बात टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज। बी शॉर्ट, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 26,
द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू ओमेगा आपको पता है 2 पाई बाय टी होता है, इज इक्वल टी कैंसिल, तो ये बचेगा 2 पाई, दैट इज ऑफ बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। 27 एमसीक्यू देखिए, a particle of mass m is hanging vertically by an ideal spring having spring constant k. If the mass is made to oscillate vertically, the total energy is। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऐसी जो बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप इसको अगर आप इसमें सोचेंगे इसमें पूछा क्या हमसे, तो इसमें अगर हम देखें पहले भी वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम था, अभी वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसने एनर्जी का पूछा। अगर हम इसके ऑप्शन देखें मैक्सिमम एंड एक्सट्रीम, टोटल एनर्जी का पता है आपको, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो इट विल सेम एट ऑल पोजीशन, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप इस एमसीक्यू में ये उलझे रहेंगे, अभी वर्टिकल था, अच्छा इसमें हॉरिजॉन्टल आना था, कहीं स्टेटमेंट तो रॉन्ग नहीं है इसकी, तो स्टेटमेंट के साथ साथ आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 28 एमसीक्यू देखें, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल, टाइम डबल कर दिया हमने। सिंपल पेंडुलम का टाइम का फॉर्मूला पता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। कहते हैं टाइम पीरियड डबल कर दिया, टी डैश इज इक्वल टू 2t। अब कहते हैं कब होगा, इट्स लेंथ इज डबल, द मास ऑफ बॉब इज डबल, इट्स लेंथ मेड 4 टाइम्स। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड का लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और मैथ पे तो डिपेंड नहीं करता। 29 द ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ पीरियड एंड द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम t is proportional to square root l। अगर हम टाइम स्क्वायर लें, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू l, इस कंडीशन में ग्राफ जो आएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन l एंड t स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ पूछते टाइम पीरियड एंड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का, तो फिर इसका ग्राफ डिफरेंट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 30, व्हाट रिमेन कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स दैट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, potential energy depend on displacement, kinetic energy varying, time period जो है वो कांस्टेंट रहता है, अगर उसकी लेंथ और जारी बात है आपको बाकी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट सेकंड 31, इन ऑर्डर टू डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट g ओवर l। जारी बात है जब लेंथ को 4 टाइम डिक्रीज कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, या ग्रेविटी को 4 टाइम इंक्रीज कर दें। ऑप्शन देखते हैं, द मास मस्ट बी रिड्यूस्ड टू 1/4, मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1/4, हाँ जी ये ठीक है, l/4 लेंथ हो जाएगी तब हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड 32, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड स्टार्टेड डिसलेशन, लिफ्ट ऊपर जा रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी, और ऊपर जाके इसने रुकना है, रिटार्डेशन हुई है, स्टार्ट डिसलेशन। अब इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें आप जो है वो डाउनवर्ड वाला जो है वो केस अप्लाई करेंगे L ओवर G माइनस ए। एक्सेलेरेशन जो है वो डिक्रीज हो गया, एक्सेलेरेशन जो है वो डिक्रीज हो गया, तो जाहिर बात है द पेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन लिफ्ट विल, वैसे यहाँ पे तो सिंपल पेंडुलम की बात पूछ नहीं गई, यहाँ तो पेरेंट वेट और रियल वेट की बात की गई है, उसी केस में भी चलते हैं। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या हुआ है, डिक्रीज होगा, ऊपर जा रहे थे वैसे तो इंक्रीज होता है, लेकिन बॉडी डिसलेट हुई है तो हमारे पास जो है वो अपेरेंट वेट उसका बढ़ जाएगा, इसमें आंसर क्या आएगा, इंक्रीज बीटा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड t, एक पार्टिकल जो ऑसिलेशन कर रहा है विद पीरियड t एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इट इज एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट और द फॉलोइंग टाइम एट विच इज द फर्देस्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कंप्लीट साइकिल है, द कांस्टेंट स्पीड वेरी होती है द वेरिंग एम्पलीट्यूड पॉसिबल नहीं है द वेरिंग पीरियड यही पॉसिबल नहीं है, हैज वेरिंग एक्सेलेरेशन ये ठीक है, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। 35 देखें, an object attached to one end of a spring makes 20 complete oscillation in 10 seconds, 20 complete oscillation in 10 seconds, 20 10 सेकंड में है तो 1 सेकंड में कितनी होगी, 2। इट्स पीरियड इज, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, 2 हर्ट्ज, टाइम पीरियड कितना होगा 1/f, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकंड, दैट इज ऑफ डेल्टा। ये ऑप्शन हर्ट्ज में दिया गया था, ये गलत है, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। 36,
An object attached one end of a spring makes 20 vibration in 10 seconds. Its angular frequency is. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है. एफ इसमें आपके पास वही 2 हर्ट्ज है. ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ, 2 पाई 3.14 इंटू एफ 2, फिर 4 इंटू 3.12. आंसर आपके पास 12 पॉइंट समथिंग आएगा. दैट इज डेल्टा. 37 MCQ देखें. A block attached to a spring oscillates in a simple harmonic motion along the x-axis. The limits of its motion are x 10 cm and x 50 cm. As it goes from one of the extreme to the other in 0.25 second, its amplitude and frequency are. देखिए उन्होंने कहा कि हमारे पास एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम है. आप कह सकते हैं यहाँ पे x जो है वो 0, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है. यहाँ पे x जो है वो 10 है, यानी कि यहाँ से इसकी एक एक्सट्रीम आप a डैश कह दें, यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे इसकी x 50, ये इनिशियल और फाइनल. बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से यहाँ. तो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस देखेंगे इसके दरमियान 10 से 50 तक, दैट इज 40 सेंटीमीटर. और इस 40 सेंटीमीटर का अगर आप हाफ करेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो इट इज एम्पलीट्यूड x नॉट विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन ठीक है. फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ ठीक हो जाएगी 2 हर्ट्ज, उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट अगेन 38. A weight suspended from an initial. अच्छा इसमें एक और चीज थी 37 MCQ में. The limits of its motion में बता दी. It's grown from one of the extreme to the other in 0.25 second. एक एक्सट्रीम से दूसरी यानी कि एक्सट्रीम तक जाने का टाइम जो है वो इतना है. t इज इक्वल टू 0.25. टोटल टाइम देखेंगे तो इसका डबल होगा, दैट इज 0.5 सेकेंड. फ्रीक्वेंसी निकालनी 1/t, दैट इज इक्वल टू 1/0.5 विच इज इक्वल टू 2. तो खैर मैंने इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है. यहाँ तो आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल लें या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लें. एक्चुअली में जहाँ पे दो ऑप्शन दिए होते हैं ना स्टूडेंट, एक बात याद रखें टेस्ट में, जहाँ पे दो क्वांटिटीज एक ही बार पूछ ली जाए, आप समझ लिया करें. आपने अगर ए को फाइंड कर लिया और जैसा यहाँ पे 20 दिया हुआ था तो 20 वाला ऑप्शन खैर ठीक हो गया. अगर यहाँ पे और भी 20 वाला दिया होता फिर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं. लेकिन ऐसा मैंने पहले बताया हुआ है कि एंटी टेस्ट में ऐसा बहुत कम होता है. तो आप लोग जो है वो देख लिया करें कि हम दोनों क्वांटिटीज ना आप लोग सॉल्व कर रहे बैठ जाए. अगर आपके पास ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक जैसा जो है 20 है या 25 है, 40 है, 40 है, तो इट्स अंडरस्टूड के बस यही ऑप्शन ठीक है. तो इसको फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा. नेक्स्ट अगेन 38. A weight suspended from an ideal spring oscillate up and down with a period t. If the amplitude of the oscillation is double, the period will be. अगर हम एम्पलीट्यूड डबल कर दें फिर क्या होगा? हाँ जी, a weight suspended from an ideal spring oscillates. If amplitude of the oscillation is doubled, its time period will be. हाँ जी, वैसे तो हमारे पास देखें टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k. यहाँ एम्पलीट्यूड से इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक और शायद आपके माइंड में क्वेश्चन दिया है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x/g. दिस इज अ टाइम फार्मूला फॉर दी वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, जो कि एक्सटेंशन और ग्रेविटी की फॉर्म में होता है. ये सिंपल उसी तरह से है जिस तरह आपको कहा जाए कि हमने पहले सिंपल पेंडुलम जो है वो यहाँ से छोड़ा था इस पोजीशन से, अब यहाँ से छोड़ें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम. 39. It is impossible for two particles each executing simple harmonic motion to remain in phase with each other if they have different masses. यानी कि जिस तरह आपके पास कंडीशन दी हुई बुक के अंदर कि जी हमारे पास दो सिस्टम है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करें, हम उनको ऐड करें तो रिजल्ट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाइए, बताएं उसी कंडीशंस के. तो उसमें बताएंगे क्या चीज़ें हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए. मैसेस, पीरियड्स, एम्पलीट्यूड्स, स्प्रिंग कांस्टेंट. जारी बात है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट जो उनका डिफरेंट होना चाहिए.
स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होगा यहाँ पे, तो उन दोनों को जो ऐड करेंगे तो दोनों की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए आप 40, द एक्सेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन लीड्स द वेलोसिटी बाय व्हाट फेज। ये भी मैंने आप लोगों को जो है वो करवाया हुआ था। इसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ होता है x, ये वेक्टर होता है, वेलोसिटी का 90 डिग्री पे होता है और एक्सेलरेशन का जो है वो ये वाला वेक्टर होता है। तो इनके दरम्यान जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन ऑफ यूनिट नंबर 5। आई होप कि आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी। अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।